अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉपिक स्टेट एंड इंपीरियल फॉर्मेशन एंड उसमें हम पढ़ेंगे जो जनपदास हैं वो क्या होते हैं, महाजनपदास क्या होते हैं एंड राइज ऑफ जनपदास। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड लास्टली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी है। तो आपको बस वही चीज़ें याद रखनी है। पूरी वीडियो में मैं चीज़ें जो बोलूँगा तो वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेट एंड इंपीरियल फॉर्मेशन, सबसे पहले देखते हैं स्टेट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। स्टेट फॉर्मेशन का मतलब होता है ये एक वैसी प्रोसेस होती है जिसमें कि एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, मतलब सेंटर में एक पावर होता है जो कि सबसे सुप्रीम होता है एंड उसके अंडर एक मतलब एरिया होता है जिसका एक डेफिनेट बॉर्डर होता है। उस डेफिनेट बॉर्डर के अंडर जो एरिया होता है उसमें स्पेसिफिक लॉज चलते हैं जो कि ये गवर्नमेंट बनाएगी, उसके खुद के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पावर है वो कंसोलिडेट होता है एक जगह पे, मतलब एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है जैसे मैंने पहले भी बोला। एंड जो ये मतलब एरिया है, जो ये टेरिटरी है, तो इसके मतलब इसके ऊपर एक ही अथॉरिटी रूल करती है जो कि सबसे ज्यादा सुप्रीम होती है। इस टेरिटरी में जो भी लोग हैं तो वो मतलब उनको भी यही जो अथॉरिटी है वो रूल करती है, ठीक है। एंड जो लॉज वगैरह है वो यही अथॉरिटी इनके ऊपर बनाती है एंड इनके ऊपर इम्पोज करती है। तो दैट इज स्टेट फॉर्मेशन। उसके बाद जो इंपीरियल फॉर्मेशन है वो क्या है। इंपीरियल फॉर्मेशन जो है वो स्टेट फॉर्मेशन को एक स्टेप आगे ले जाता है, ठीक है। मतलब जब स्टेट है, स्टेट में क्या होता है कि आपके डेफिनेट बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। उस डेफिनेट बॉर्डर में आपकी एक टेरिटरी होती है तो उसके ऊपर आप रूल करते हो। बट जब आप बियॉन्ड अपने बॉर्डर्स से जाते हो एंड किसी दूसरी टेरिटरी पे मतलब कब्जा करते हो एंड अपना जो राज है वो चलाते हो, दैट्स इंपीरियल फॉर्मेशन। तो जैसे ब्रिटिशर्स ने करा, उन्होंने क्या किया था कि वो मतलब ग्रेट ब्रिटेन से आए थे बट यहाँ पे इंडिया में उन्होंने क्या किया, एम्पायर बनाई। तो दैट्स इंपीरियल फॉर्मेशन। तो इसी को कहते हैं इंपीरियल फॉर्मेशन। आई गेस जो स्टेट एंड इंपीरियल फॉर्मेशन है वो आपको क्लियर है। मुझे थोड़ा सा ये समझाना था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसकी बेसिकली शुरुआत कहां से हुई थी। वेल हम इसको ट्रेस करेंगे एंड जब मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उसकी बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे कोई डेफिनेट बॉर्डर वगैरह नहीं था, क्योंकि आज मतलब जिस किंग की आज ये टेरिटरी होती थी तो कल वो किसी और की हो जाती थी, क्योंकि वहां पे कोई डेफिनेट बॉर्डर वगैरह नहीं थे। तो बेसिकली हमें वही चीज़ देखनी है कि इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी, मतलब ये स्टेट फॉर्मेशन की या एम्पायर्स बनाने की ये जो फॉर्मेशन है ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसी चीज़ को हमें डिस्कस करना है। तो कौटिल्य जो है, कौटिल्य अगर आपको नहीं पता, जिसको कि विष्णु गुप्ता भी कहते हैं, तो उसने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र। तो उसमें उसने सप्तंग थ्योरी दी है, ठीक है, जिसमें उसने बताया है कि एक जो स्टेट है तो उसके लिए क्या जरूरी है, मतलब जब एक स्टेट फॉर्म हो जाएगी तो उसके लिए क्या जरूरी है। 7 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं एंड वो 7 चीजें कौन सी हैं। स्वयं का मतलब होता है रूलर, कि जो एक स्टेट है जब वो फॉर्म हो जाएगी तो उसका डेफिनेटली एक मतलब रूलर जो है वो होना चाहिए। उसके बाद अमतिया, उसके मिनिस्टर्स होने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए जिनसे वो एडवाइस लेता हो, या जो मतलब रूल वो करेगा इन्हीं मिनिस्टर्स वगैरह के थ्रू। उसके बाद जनपद जो है, जनपद का मतलब होता है टेरिटरी या जो लोग होते हैं, जो पॉपुलेशन होती है। जनपद मतलब कि एक एरिया जहाँ पे ये जो किंग है ये रूल कर रहा हो एंड इस टेरिटरी में जो लोग रहते हैं तो इनके ऊपर इसी किंग की अथॉरिटी होती है। तो ये है जनपद। उसके बाद दुर्गा जो है, दुर्गा का मतलब होता है फोर्ट और कैपिटल सिटी। फोर्ट मतलब कि जहाँ पे किंग वगैरह जो है वो रहता हो, कैपिटल सिटी मतलब जहाँ पे इसकी कैपिटल हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया होता है एक मतलब किंग के अंडर, तो फिर उसकी एक कैपिटल सिटी होती है, तो दैट्स दुर्गा। उसके बाद कोसा, ट्रेजरी होनी चाहिए क्योंकि सपोर्ट करने के लिए आपको ट्रेजरी तो होनी चाहिए। उसके बाद दंड, स्टेट के जो आर्मड फोर्सेस हैं, क्योंकि जब आपके खुद के आर्मड फोर्सेस नहीं होंगे तो आप अपनी टेरिटरी को नहीं बचा सकते। एंड उसके बाद मित्र मतलब एलाई, एलाई आपको मतलब जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी और टेरिटरी ने आपके ऊपर हमला कर दिया, अगर आपके खुद के वेपन्स कम पड़ गए या आप हारने लगो तो तब आप जो एलाई हैं उससे हेल्प ले सकते हो। तो ये जो 7 मतलब एसेंशियल ऑर्गन्स हैं तो ये कौटिल्य ने बताए कि ये बहुत जरूरी है एक स्टेट की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। जनपदास एंड महाजनपदास। जो जनपदास हैं वो क्या हैं, जो महाजनपदास हैं वो क्या हैं, इनकी हम डेफिनेशन वगैरह भी देखेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनपदास, जनपदास को मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है क्योंकि ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो जिस चीज़ को भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है तो वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तो वो आप अच्छे से याद रखोगे। तो सबसे पहले जनपदास, जनपदास के टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 BC से लेके 6th सेंचुरी BC में ये जो जनपदास हैं ये इमर्ज हुए। आई गेस जो BC है वो आपको मतलब क्लियर है कि वो नीचे की तरफ जाता है, मतलब जीरो की तरफ जाता है। तो जनपदास जो है इनकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो जनपद जो है वो एक संस्कृत वर्ड है। मतलब जना का मतलब होता है सब्जेक्ट और पीपल, मतलब लोग, एक जन दो जन बोलते हैं, तो दैट मीन्स जना जो है वो लोगों को बोलते हैं। एंड जो पद है, पद का मतलब होता है फुट, मतलब पैर। तो जनपद जो है वो कुछ नहीं है, बस वो एक एरिया है जहाँ पे जो कोई ट्राइब है, जो लोग है वो मतलब उन्होंने अपने पैर रखे एंड वो वहाँ पे लाइक रहने लगे, तो वही होता है जनपद। तो बेसिकली जनपद होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हो। तो आई गेस ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद जो जनपदास है वो एंशिएंट इंडिया में हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट था। मतलब जैसे आज के दौर में स्टेट्स वगैरह है, तो उस टाइम पे जो जनपद है वो हाईएस्ट पॉलिटिकल एंटिटी थी। एंड ये जो जनपदास थे इनका एक ही हेड होता था, दैट्स मोनार्क। लेकिन कुछ जो जनपदास थे तो वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी फॉलो करते थे। जैसे रिपब्लिक्स का मतलब क्या होता है कि जो रूल है वो कोई मोनार्क नहीं करता, बट जो रूल है वो मतलब या जो पावर है वो किनके हाथों में होता है, जो काउंसिल होती है, जो सभा होती है, कुछ मतलब इलाइट लोग होते हैं, तो उनके अंडर ही सारा जो पावर है तो वो होता है। ठीक है, वेदास में कुछ जनपदास का मेंशन है, वो कौन से हैं? अलीना, अनु, गंधारी, कालिंगा, मत्स्या। तो ये ऐसे कुछ जनपदास हैं जिनका मेंशन हमें वैदिक लिटरेचर में मिलता है। उसके बाद महाजनपदास, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो 600 BC से ऑनवर्ड्स इनकी लाइक फॉर्मेशन हुई। महाजनपदास जो हैं वो एक कंपाउंड वर्ड है। तो महा का मतलब होता है ग्रेट, मतलब बड़ा, एंड जनपद मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हो। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो जनपदास थे वो साइज में छोटे थे, बट जो ये महाजनपदास थे तो इनका साइज भी बहुत बड़ा था एंड इनका पावर भी जनपदास से बहुत ज़्यादा था। ठीक है, उसके बाद जो जनपदास थे जो महाजनपदास थे लाइक जनपदास, तो इनको भी लाइक एक ही मोनार्क रूल करता था। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स थे, कुछ ऐसे महाजनपदास थे जो कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते थे। उनमें से कौन सी स्टेट्स हैं, रिपब्लिकन स्टेट्स कौन सी हैं? जैसे वज्जी, मल्ला, कुर्रू, कंबोजा। तो ये ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जो कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो मतलब कुछ ऐसे जो महाजनपदास थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो वीकर महाजनपदास थे तो उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से ये इन पावरफुल ओलिगार्क्स के कंट्रोल में आ गए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े वीकर थे एंड वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे, तो उन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर कब्जा कर दिया एंड इनको अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद ये जो एरा था महाजनपदास का, इसमें हमने देखा कि जो इंडिया की जो फर्स्ट लार्ज सिटीज थी तो वो बनने लगी, जो कि हम देखते थे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। उस टाइम पे बहुत बड़ी सिटीज होती थी, बट फिर क्या हुआ कि वो ख़त्म हो गए एंड उसके बाद फिर मतलब उतनी ज़्यादा बड़ी सिटीज नहीं बन रही थी। बट फिर क्या हुआ कि जब ये महाजनपदास थे, जब इनकी फॉर्मेशन हुई, तो अब जो इंडिया में क्या हुआ कि बड़ी बड़ी सिटीज जो हैं वो बनने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर इन सिटीज में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा राइज ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो कि बोथ जिनका सेंटर था मगधा में। तो ये जो मगधा है ये भी एक महाजनपदा था। एंड ये जो दो मजहब है उस टाइम पे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इन्होंने क्या किया कि जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी तो उसको चैलेंज किया। मतलब कि जो वेदास में मेंशन है कि जो कास्ट सिस्टम है वो होना चाहिए, तो ये इसके खिलाफ थे कि ये बोलते थे कि हर कोई इक्वल है, कोई कास्ट सिस्टम वगैरह नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इनका इमर्जेंस भी इसी रीज़न की वजह से हुआ था। ठीक है, तो अगर हम बुद्धिस्ट एंड जैन सोर्सेस की तरफ नज़र डालें तो हम कुछ देखते हैं महाजनपदास जिनका मेंशन वहाँ पे हैं। दैट्स वो कौन से हैं? दैट्स चेदी, गंधारा, कोसाला एंड मगधा। उसके बाद कुछ कुछ नहीं, 16 उस टाइम पे महाजनपदास थे एंड उनकी कौन सी कैपिटल थी तो उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो ब्लैक से हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो रेड से हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप 2-3 एग्जाम्पल इनमें से याद रखते हो तो आपके लिए बेटर है। तो मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, आप खुद से देख लेना इनको। बट यहाँ पे मैं एक
इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, दैट्स गंधारा। मतलब जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो एरिया था तो वो किस महाजनपदा में आता था, दैट्स गंधारा। एंड इसकी जो कैपिटल थी तो वो तक्षशिला थी। तो एटलीस्ट ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि जो मतलब महाजनपदास था जिसमें हम आते थे, जिसमें जम्मू कश्मीर का एरिया आता था, तो वो कौन सा था, गंधारा। एंड उसकी कैपिटल क्या थी, तक्षशिला। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये कुछ और महाजनपदास हैं। मैप में आप देख सकते हो जो 16 महाजनपदास हैं, इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे हैं, ठीक है। उसमें मैंने बोला जो कश्मीर का एरिया है वो उस टाइम पे गंधारा जो महाजनपदा है उसमें काउंट होता था। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपदास था जो कि सबसे पावरफुल था तो वो था मगधा, ठीक है, जो कि जिसकी लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आगे डिस्कस करते हैं राइज ऑफ जनपदास। तो जो राइज है जनपदास का तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इसमें 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैंने बताया जो जनपदास हैं वो क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके एग्जाम्पल्स। उसके बाद महाजनपदास क्या है, उनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स। एंड लास्टली राइज ऑफ जनपदास। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस यही 3 चीज़ें आपको इस वीडियो में याद रखनी है एंड आपका काम हो जाएगा। राइज ऑफ जनपदास, जो जनपदास है उनका राइज कैसे हुआ, कैसे ये उभरने लगे। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रांजिशन हमें देखने को मिला कि जो लोग हैं वो पहले ट्राइबल सोसाइटीज़ में रहते थे, छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, बट फिर क्या हुआ कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एंटिटीज़ में रहने लगे। मतलब कि वो फिर जनपदास में रहने लगे, उनकी खुद की आर्मी होती थी, उनका खुद का किंग होता था। एंड इस चीज़ की वजह से, इस ट्रांजिशन की वजह से क्या हुआ कि जो ये जनपदास थे ये आपस में लड़ने लगे रिसोर्सेज के लिए, ये आपस में लड़ने लगे टेरिटरीज के लिए, पावर के लिए। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा एक जनपदा के पास रिसोर्सेज होते थे उतना ज़्यादा वो पावरफुल होता था, जितनी ज़्यादा उसके पास टेरिटरी होती थी उतना ज़्यादा वो पावरफुल होता था। तो ये आपस में इन्हीं चीज़ों के ऊपर लड़ने लगे, ठीक है। एंड जो आबादी थी जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी तो उन्होंने यहाँ पे एक क्रूशल रोल प्ले करा इस ट्रांजिशन में, ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। एंड जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो गया, आपस में ट्रेड करते थे जिसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हुई। इकोनॉमी जब स्ट्रांग होगी तो जनपद जो है वो ऑब्वियसली स्ट्रांग हो जाएगा। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये जनपदास है ये फिर लार्जर किंगडम्स में तब्दील होने लगे। एंड फिर जब एक लार्जर किंगडम बनने लगी एंड एक किंगडम के पास बहुत ज़्यादा पावर आने लगा, जनपदास के पास बहुत ज़्यादा पावर आने लगा, फिर उन्होंने क्या किया कि जो वीकर जनपदास थे उनके ऊपर अटैक कर दिया। एंड फिर ऐसे ही जो महाजनपदास हैं उनकी फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो ये था राइज में पहला चीज़। उसके बाद मतलब पहली चीज़ कि यही जो मतलब ट्रांजिशन था। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो क्या है कि यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि जो लोग हैं फिर उन्होंने क्या किया कि जो आयरन है उसको यूज़ किया, ठीक है, वेपन्स वगैरह बनाने में। एंड एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर की जो चीज़ें हैं, सपोज जो हल चलाते हैं तो उसमें इन्होंने आयरन यूज़ कर दिया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा इससे ग्रोथ की, ठीक है। पर्टिकुलरली ये जो आयरन का यूसेज है ये हमने कहाँ पे देखा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न बिहार में। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि जो मतलब लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स हैं तो वो बनने लगी जिनके पास अच्छी मिलिट्री होती थी, क्योंकि जब इन्होंने इस आयरन का यूज़ किया तो इन्होंने इस आयरन का यूज़ खाली एग्रीकल्चर में ही नहीं किया बल्कि जो वेपन्स वगैरह हैं उनको बनाने में। उस टाइम पे वेपन्स क्या होती थी, तलवारें वगैरह। तो जब इनके पास आयरन आया, जब इन्होंने इस आयरन को यूज़ किया एंड जिस जगह पे ज़्यादा आयरन होता था तो ऑब्वियसली उन्होंने ज़्यादा हथियार बनाए एंड उनकी मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी। जो टाउन्स थे जो कि स्ट्रेटेजिकली मतलब इंपॉर्टेंट रूट्स पे थे, ठीक है, मतलब ट्रेड रूट्स पे थे, लाइक रिवर्स पे थे या मतलब कुछ ऐसे टाउन्स जो कि ट्रेड रूट्स पे थे, सिल्क रूट्स वगैरह पे थे, तो वो यहाँ पे फ्लरिश होने लगे, मतलब कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे। जैसे मथुरा, मगधा एंड और भी काफ़ी सारे जनपदास हैं जिन्होंने फिर मतलब क्या किया कि मतलब वो या तो रिवर्स के नज़दीक थे या मतलब वो ट्रेड रूट्स के नज़दीक थे। इनकी वजह से क्या हुआ कि एक तो इनकी ट्रेड भी मतलब वो अच्छी होने लगी, दूसरी चीज़ की ये फिर इससे पावरफुल होने लगे। उसके बाद हमने देखा कि जी जो 6th सेंचुरी BC है इसमें हमने बहुत सारे जो पावरफुल किंगडम्स हैं वो हमने देखे, जैसे मगधा हमने देखा, जैसे कोसला हमने देखा, वत्सा एंड अवंती। ये जो 4 इंपॉर्टेंट मतलब ये 4 इंपॉर्टेंट पावरफुल स्टेट्स थी, महाजनपदास थे जो उस टाइम पे इमर्ज हुए। जो 16 महाजनपदास हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 महाजनपदास हैं तो वो यही है, मगधा, कोसला, वत्सा एंड अवंती, ठीक है। बट इनके दरमियान जो रिलेशंस थी वो फ्लक्चुएट होती थी, मतलब कभी अच्छी होती थी कभी अच्छी नहीं होती थी। एंड इवन ये मैरिजेस वगैरह भी करते थे आपस में ताकि मतलब इनकी जो रिलेशन है वो अच्छी रहे। बट ऑब्वियसली जो ये
मतलब मैरिजेस हैं वो फेल हो जाती थी, जिसकी वजह से इनके जो रिलेशंस हैं तो वो फिर से बिगड़ने लगते थे। ठीक है, जो मोस्ट पावरफुल स्टेट्स थी 6th सेंचुरी में वो मैंने बोला, मगधा, कोसला, वत्सा एंड अवंती। तो इसके साथ ही ये जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।